सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट गर्ल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे नहीं होकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर शीहाओ उस एंशिएंट प्रीमोर्डाइल माइन के अंदर फंस गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने एक लेक होता है जिसके पानी में बहुत ही ज्यादा हीलिंग मटेरियल मौजूद था, जो देखकर शीहाओ उस लेक के सेंटर में जाकर बैठ जाता है और फिर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे खुद की बॉडी को बहुत ही अच्छे से हील करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हमें युआन किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद पता चलता है कि असल में ये सब कुछ इन्हीं सब की साजिश थी कि ये लोग शीहाओ को तियानशिन अकेडमी के अंदर जाने से रोक दे। वही दूसरी तरफ हम तियानशिन अकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स के सारे फ्रेंड्स और वो पर्पल हेयर वाली लड़की, बाकी सभी लोग यहाँ पर शीहाओ का मजाक उड़ा रहे थे, जिस पर शीहाओ का भाई उसे बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहा था। इसी दौरान हम उसी फैट गाय को देखते हैं, जो कि आसमान में देखते साथ ही कहने लगता है कि शीहाओ, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आना ही होगा। और अब आगे सो होमीज हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें प्रीमोर्डाइल एंशिएंट माइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की लोग यहाँ पर गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं और माइनिंग में काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर तेज बिजली कड़क रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्लोटिंग शिप आ जाती है, जो कि तियानशिन अकेडमी की ही होती है, जिसमें कि बहुत से डिसाइपल्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी दौरान उनका एल्डर उनको बता रहा होता है कि ये एंशिएंट प्रीमोर्डाइल माइन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, लेकिन साहसी लोगों के लिए ये किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से भी कम नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे तियानशिन अकेडमी के बहुत से काउंटलेस ट्रेजर्स भी मौजूद है। बाद वो एल्डर अपने पास से 9 फीनिक्स फर्नेस को बाहर निकालते साथ ही उन सभी को दिखाते हुए कहता है कि ये जो फर्नेस तुम देख रहे हो ये भी इसी के अंदर से मिली है। इसी दौरान हम उसी 9 फीनिक्स फर्नेस को देखते हैं, जो कि अपने पावर की ऑरा से ही यहाँ पर सभी लोगों को सरप्राइज कर देता है। और फिर वो एल्डर कहने लगता है कि आज तुम में से भी कोई एक लकी पर्सन भी यहाँ पर हमारे बीच जरूर मौजूद होगा, जो कि आज यहाँ इस माइन के अंदर से ऐसा ही कोई रेयर ट्रेजर निकाल कर जरूर जाएगा। यहाँ पर उस फर्नेस को देखते साथ ही वहाँ पर एक डिसाइपल कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, मैंने इसके बारे में बहुत सी चीजें सुन रखी है। जिस पर एक दूसरा डिसाइपल वहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन ये एंशिएंट प्रीमोर्डाइल माइन जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा रेयर है, क्योंकि अगर तुम्हें इसके अंदर से कोई इनहेरिटेंस मिल जाती है तो फिर समझ लो कि इससे पाने वाली की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि सामने खड़ा एल्डर उन सभी से कहने लगता है कि हम सभी लोग किसी भी खतरे में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि एक बार में बस 5 स्टूडेंट्स ही साथ में जाएंगे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तो कौन है वो बहादुर जो कि सबसे पहले यहाँ पर जाना चाहेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि शीहाओ के सारे दोस्त सबसे पहले आगे आ जाते हैं और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि एल्डर हम सबसे पहले जाना चाहते हैं, जिन्हें देखकर वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की आगे आते हुए कहती है कि एल्डर, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर जितने भी फेलो डिसाइपल्स हैं मुझे नहीं लगता कि इन सभी को एक साथ भेजना खतरे से कम होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी हेवनली डाइटी लेवल पर नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं इन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो इसलिए मुझे पहले जाने को दिया जाए, ताकि मैं सबसे पहले जाकर उस जगह को एक्सप्लोर कर लूं और वहाँ पर कुछ भी अगर डेंजर होता है तो मैं यहाँ पर सभी को आगाह कर दूं। जो सुनकर वो रैबिट गर्ल उस पर मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ, जैसे कि तुम तो बहुत ही अच्छी इंसान हो, ये मत समझना कि हमें तुम्हारी असलियत का नहीं पता। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो पर्पल हेयर वाली लड़की सबसे पहले जाने का बात करती है तो उसे फॉलो करते हुए बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि पास खड़ा दूसरा एल्डर कहने लगता है कि ये वुलिंग त्यान की लड़की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे लगता है कि इसे सबसे पहले भेजना इस वक्त सबसे ज्यादा सेफ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर उस फर्नेस को उस लड़की के हाथों में दे देता है, जिसे पाते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसका यूज करते साथ ही हम देखते हैं कि उन बाकी के लोगों के साथ उस एंशिएंट माइन के अंदर चली जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट प्रीमोर्डाइल के माइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी लेक के सेंटर में शीहाओ अभी भी बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। इसी दौरान उसके ऊपर इटर्नल ताओ का वो जायंट फ्रूट होता है, जिसे कि यहाँ पर बैठकर शीहाओ रिफाइन करने में लगा था। और इसे रिफाइन करने के साथ ही शीहाओ नोटिस करता है कि अब ये फ्लावर एक लिविंग क्रिएचर में बदल चुका है, जिसे टच करते ही शीहाओ हैरानी के साथ कहता है कि मुझे हैरानी है कि आखिर ये किस टाइप का फ्रूट होगा, शायद ये इटर्निटी ऑफ टाइम से जुड़ा होगा या फिर किसी और चीज से। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्रिएचर अपनी आंखें खोलता है तो शीहाओ को उसके अंदर अपना पास्ट नजर आता है, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है क्रिएचर के अंदर मेरे पास्ट में हुई हर एक चीज का एक्सेस है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन तक
कि मैं नहीं पहुंच सकता, और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इन सभी चीजों का एक्सेस कर पाऊंगा और हो न हो एक दिन ये सभी चीजें मेरी बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इसी दौरान शीहाओ के मन में सेकंड थॉट ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो मेरे पास्ट से नहीं बल्कि मेरे प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पर ये ख्याल आता ही है कि हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन कांपना शुरू हो जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ उस एंशिएंट माइंड के बहुत डीप में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो लोग एक जगह पर लैंड करते हैं उनमें से एक कहने लगता है कि भले ही हमारे पास 9 फीनिक्स फर्नेस हो लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान निकलने ही वाली है। मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जिस पर हम देखते हैं कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की उसे गुस्से में कहने लगती है कि तुम सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाली। हमें यहाँ से कुछ न कुछ हासिल करके जाना ही होगा वरना सभी लोग हम पर हंसेंगे, स्पेशली वो रैबिट गर्ल। इसी दौरान यहाँ पर शीहाओ की बहुत ही कड़कती हुई आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि कोई यहाँ पर मुझे कंपनी देने के लिए आया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही फॉग में से शीहाओ सामने आता है तो वो पर्पल हेयर वाली लड़की यहाँ पर हैरानी के साथ शीहाओ की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि हुआंग आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो कब का मारा जाना चाहिए था। लेकिन तभी उस लड़की को फील होता है कि यहाँ पर आसपास वही डिवाइन पूल मौजूद है, जिसे फील करते साथ ही वो शीहाओ पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे जैसी क्रिएचर की हिम्मत कैसी हुई कि इतने डिवाइन पूल को टच कर ले की। जिसके बाद वो आगे कहती है कि अभी कभी इसी वक्त वो सब कुछ हमारे हवाले करो जो कुछ भी तुमने यहाँ से हासिल किया है। जिस पर शीहाओ कहने लगता है माफ करना लेकिन मुझे मैजिक नहीं आता और दूसरी बात यह कि मैं शेयर करने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता। जिस पर हम देखते हैं कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की वहाँ पर 9 फीनिक्स फर्नेस का यूज करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी उसे फॉलो करते हैं और उस फर्नेस के अंदर से बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स बाहर आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फीनिक्स और जितने भी बीस्ट यहाँ पर इन लोगों ने क्रिएट किए थे वो शीहाओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है कि लड़ने से पहले तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए कि तुम्हारा ओपोनेंट का लेवल क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर अपने उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि आते साथ ही इन पांचों के बीस्ट से भिड़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि बस सेकंड्स में ही वो उनके सारे बीस्ट को हरा देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस 9 फीनिक्स फर्नेस में भी अब बहुत से क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो फर्नेस वापस लौट जाता है। जो देखकर यहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वो पर्पल हेयर वाली लड़की वहाँ पर हैंड साइन बनाते हुए अपने क्लैन के सीक्रेट मैनुअल का यूज करना शुरू कर देती है। इससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है जो कि शीहाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर शीहाओ अपने ब्लॉसम ऑफ द ग्रेट डाउ की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही वो बस अपना हाथ लहराता है उसी से ही उसका बीस्ट वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद शीहाओ अपनी एक और टेक्निक का यूज करता है जिससे हम देखते हैं कि फ्लावर पेटल्स चारों तरफ से उड़ना शुरू कर देते हैं और उन सभी को लगकर उन्हें वहाँ पर नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद शीहाओ उन सभी को वहाँ पर बांध कर रख देता है और फिर उनके पास से उनके सारे ट्रेजर को ले लेता है कि तभी यहाँ पर शीहाओ को फियोनिक्स का ब्लड भी मिलता है, जो देखकर शीहाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस पर्पल हेयर वाली लड़की के पास जाकर उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर युआन किंग मेरे पीछे इतने हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। इसी दौरान शीहाओ उसकी मेमोरी में देखने लगता है कि यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि ध्यानशन एकेडमी के बहुत से डिसाइपल्स के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर कि वो शीहाओ को ऐसे ट्रैप में फंसाने की साजिश रच रहा होता है। जिसे देखते साथ ही शीहाओ अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये बंदा कौन है और मैंने इसे कब ऑफेंड किया कि जिस वजह से ये मेरे पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ गया है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फर्नेस बाहर यहाँ पर एल्डर के पास आ जाता है, जिन्हें की देखते साथ ही एल्डर समझ जाते हैं कि अभी जो स्क्वाड गया था उनकी जान खतरे में है। लेकिन जैसे ही वो लाइफ सोर्स वाली एनर्जी की तरफ देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि इससे पता चलता है कि वो लोग अभी सब के सब जिंदा है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि वो सेकंड स्क्वाड को भी वहाँ पर भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सेकंड स्क्वाड वहाँ पर उनके पास पहुँचता है तो वो सभी को वहाँ पर बंधा हुआ पाते हैं और उनमें से एक वहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि वो ध्यानशिंग एकेडमी के डिसाइपल्स को ऐसे यहाँ पर ट्रीट करे। जिस पर हम देखते हैं कि शीहाओ उस पूल के अंदर बैठकर आराम कर रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि माफ करना लेकिन मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर शीहाओ का ये एटीट्यूड सुनने के बाद ही हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम तो अभी तक गॉड रियलम तक पहुँचे भी नहीं, लेकिन तुम्हारी टोन बता रही है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकते। जो कहते साथ ही ये लोग भी यहाँ पर उसी 9 फीनिक्स फर्नेस का यूज करते हैं, जिन्हें की शीहाओ बस एक लुक से ही पूरी तरीके से नॉक
नॉकआउट कर देता है और फिर उनका भी सेम अंजाम होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ दोबारा से उनमें से एक की मेमोरी को चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसी मिस्टीरियस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर शी-हाओ को ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी-हाओ उन सभी से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता है कि मैंने जो कुछ भी अभी तुम लोगों के साथ किया है इसके बारे में किसी को पता चले, इसीलिए मैं तुम सबकी मेमोरी मिटाने के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। जिस पर शी-हाओ उन्हें चढ़ाते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर कर लो, मुझे क्या, और 1 मिनट में तुम्हारे इस काम में हेल्प कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो उन पर अटैक करने का नाटक करता है। इसी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं 2 एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें ये खबर भी मिल जाती है कि अब जो दूसरा ग्रुप गया था वो भी डेंजर में है। जो देखकर वो फैट गाय उन एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि एल्डर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज हमें जाने दीजिए ताकि हम वहाँ जाकर बाकी के स्टूडेंट्स का भी पता लगा पाए। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं जिनका अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर से वो फर्नेस बाहर आ ही रहा होता है कि तभी उन्हें बहुत से रेड क्लाउड्स रोक लेते हैं। जो देखकर वो डिसाइपल्स कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ट्रेजर है जो कि इस वक्त बाहर आने वाला है। जो देखते साथ ही वो एल्डर उन क्लाउड्स पर अटैक करके उस 9 फिनिक्स फर्नेस को वहाँ से आजाद कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान हमें पैलेस ऑफ इटर्नल लाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेजी से बिजलियां कड़क रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि अब उस फर्नेस ने एल्डर के ऑर्डर पर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को अपने अंदर भर कर ले आती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की ऐसी हालत देखकर वो सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया। और तभी वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। जो देखकर वो एल्डर कहने लगते हैं कि हमें इसी वक्त एकेडमी वापस जाना होगा, यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शी-हाओ यहाँ पर वहाँ की सारी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका वो जो थंडर एम्परर का आर्मर था उसने यहाँ पर रिफाइन होने के बाद निर्वाणा एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर लिया था। इसी दौरान जैसे ही यहाँ पर शी-हाओ ऊपर की तरफ देखता है तो उसे और भी पावरफुल एनर्जी का यहाँ पर पता चलता है और फिर उसे तभी अपने उसी मास्टर की कही हुई बात याद आ जाती है, जिस पर वो कहने लगता है कि आखिर इतनी पावरफुल चीज यहाँ पर कैसे हो सकती है। और फिर वो उस जगह को फॉलो करते हुए बहुत ही दूर तक निकल जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है शी-हाओ अब 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिवाइन एरिया में आ चुका है, जिसके अंदर जाने की जैसे ही शी-हाओ कोशिश करता है तो उसे बहुत ही इंटेंस अमाउंट का प्रेशर फील होता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास ये थंडर एम्परर का आर्मर नहीं होता तो मुझे यकीन है कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे तैसे शी-हाओ जैसे ही अंदर एंटर करता है उसे है बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टैचूज दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही शी-हाओ कहने लगता है कि ये लोग किसी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि शायद ये 6 के 6 असल में कोई एम्परर हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी-हाओ जैसे ही अपने नॉर्मल लुक में आ जाता है तो तभी उसके पास से वो जो फ्रेगमेंट था वो बाहर आ जाता है और फिर वो ग्लो करने लगता है और यहाँ पर जितने भी स्टैचूज थे उनकी एनर्जी भी उस फ्रेगमेंट के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद शी-हाओ खुद को किसी अलग ही डायमेंशन में पाता है, जहाँ पर उन्हीं 6 एम्परर्स की कुछ टेक्निक्स उसके सामने होती है, जिसके बाद वो सारी टेक्निक्स उसके बॉडी में इंसर्ट होना शुरू कर देती है और फिर हम देखते हैं कि शी-हाओ वहाँ पर बैठकर उन टेक्निक्स को समझना शुरू कर देता है, जिसमें कि उसे बहुत ही ज्यादा पावर तो फील होता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में उसे इंटेंस अमाउंट में पेन होना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद शी-हाओ कहने लगता है कि बिना स्क्रिप्चर के इनके टेक्निक्स को सीखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद शी-हाओ उन स्टैचूज को देखते हुए कहने लगता है कि जरा इन्हें देखो, ये अपने जमाने में बहुत ही पावरफुल बीइंग्स हुआ करते थे, लेकिन मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। इसी दौरान एक स्टैचू में से हम देखते हैं कि एक स्क्रप्चर टाइप का बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही शी-हाओ कहने लगता है आखिर ये क्या चीज है। और फिर जैसे ही शी-हाओ उसे रीड करता है तो वो समझ जाता है कि ये तो असल में उसके एंसेस्टर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ अपने उसी एंसेस्टर के लॉस्ट मेमोरी में पहुंच जाता है, जहाँ पर शी-हाओ एक ऐसे एंशिएंट सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उन 6 के 6 बड़े बड़े जायंट स्टैचूज को पाता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तभी वहाँ पर एक वॉइस आती है जो कि बताती है कि हमारी ये इंपीरियल सिटी को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसी दौरान हम शी-हाओ को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ पर शी-हाओ रिस्पेक्टफुली उन सभी से पूछने लगता है कि लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि आखिर किसने ऐसा किया था। जिस पर हम देखते हैं कि एक पावरफुल फोर्स उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे हिट होते ही शी-हाओ कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर तक आया हूँ और मुझे हर हाल में 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन को हासिल करना ही होगा। जिसके बाद वो उन सभी स्टैचू से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत से गोल्डन स्क्रिप्चर्स अपीयर हो जाते हैं,
जिनमें से एक ही शी-हाओ के फोरहेड पर भी हमें नजर आता है और फिर वो सारे स्क्रिप्चर एक के बाद एक उसी चार्ट ऑफ फ्रेगमेंट में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से शी-हाओ रियलाइज करता है कि ये लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ वहाँ पर अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हेवनली स्किल्स इतने ज्यादा सीक्रेट्स को अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं और क्यों हर चीज मेरी विशेस के अगेंस्ट जा रही है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने स्किल्स का यूज करता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर शी-हाओ एक के बाद एक अपने सारे स्क्रोल्स को ओपन करना शुरू कर देता है और वो अपने हर एक स्क्रोल को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करता है। इसी दौरान शी-हाओ अपने मन में भी कहता है कि मैं हर एक चीज को बहुत ही डीपली समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए। इसी दौरान शी-हाओ उन सारे स्क्रोल्स को समझते हुए अपने बिल्कुल पास्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो खुद को एक छोटा बच्चा पाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि रीइंकार्नेशन लाइफ एक साइकिल की तरह है जो बस रिपीट होती रहती है, और जो रीइंकार्नेशन लाइफ होती है वो बस एक सिंपल सी बस रीइंकार्नेशन नहीं होती है, बल्कि उसका मतलब तो इससे भी ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी-हाओ का वो जो फ्रेगमेंट था वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और वहाँ की सारी नॉलेज और एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू कर देती है, जिसके बाद शी-हाओ उस फ्रेगमेंट को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस गोंग्स इनिशियल पोस्चर को कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद शी-हाओ वहाँ मौजूद सभी का शुक्रिया अदा करके कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, और फिर शी-हाओ बाहर आ जाता है और फिर कहने लगता है जब तक उस मास्टरमाइंड का, जो कि मुझे ध्यानचंद एकेडमी से दूर रखना चाहता है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं हो जाती, तब तक मुझे भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखना होगा। इसी दौरान उसके सामने एक जायंट सी स्लेव शिप होती है, जिस पर शी-हाओ सवार होते साथ कहने लगता है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर वांग फैमिली करना क्या चाहती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ध्यानचंद एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी-हाओ भी बाकियों के साथ पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि मैं कुछ मंथ्स बाकियों से पीछे हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द मेहनत करके उनके बराबरी करनी होगी। इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कहने लगती है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ जीनियस बहुत ज्यादा लेट आए हैं, कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, कहने लगता है कि मैं एक कोर डिसाइपल हूँ और मुझे एक वॉर सर्वेंट बनना है, तो बताओ मैं इस एकेडमी के अंदर एंटर कैसे करूँ। इसी दौरान हमें उस लड़की का बताया जाता है जो कि असल में हुआंगलैंग एंशिएंट किंगडम की प्रिंसेस होती है। इसी दौरान वहाँ पर हवा में एक बंदा आ जाता है जिसका नाम की लुओ ताओ होता है, जो कि ध्यानचंद एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गॉड है। इसी दौरान वहाँ पर एक और लड़की और एक लड़का आ जाता है जिसका नाम की फेंग शियांगतियान है, जो कि वाइंड क्लैन का एक जीनियस और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पर ये तीनों भी अपने अपने वॉर सर्वेंट्स को चुनने के लिए आए थे, कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही शी-हाओ की नजर फेंग शियांगतियान पर जाती है, वो उसे देखते ही कहने लगता है कि अच्छा तो ये वो है जो कि वाइंड क्लैन से बिलोंग करता है और मुझे 10 सालों के लिए ट्रैप करके रखना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वॉर गॉड सबसे पहले अपना एक सर्वेंट को चुन लेता है, जो कि वही लड़की होती है। इसी दौरान वहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो एक एंशिएंट बीस्ट चाहिए, जो सुनकर वहाँ मौजूद एक डिसाइपल एक एंशिएंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो लड़की उसे भी चुन लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और जिसे देखते साथ ही सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि देखो सारा, ये तो मिस वैंगशी है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी-हाओ भी मिस वैंगशी को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और पास खड़े लोग बस उसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे होते हैं कि मैं तो इसका जिंदगी भर सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं होगा। यहाँ पर मिस वैंगशी की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर हम देखते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं और अभी भी अपने सर्वेंट को चुनने के लिए वहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को देख रही थी, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस वैंगशी अपना हाथ बहुत ही सीरियस लुक के साथ उठाती है और शी-हाओ की तरफ पॉइंट करती है, जिसके देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं इंक्लूडिंग शी-हाओ। जिसके बाद मिस वैंगशी शी-हाओ से कहने लगती है कि मैं तुम्हें चुनती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, शी-हाओ यहाँ पर भेस बदल कर इसीलिए आया था ताकि वो फेंग शियांगतियान के बारे में और भी ज्यादा ऑब्जर्व कर सके और इसी वजह से वो किसी और को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इसी वजह से हम देखते हैं कि शी-हाओ यहाँ पर बिना डरे मिस वैंगशी के मुंह पर उन्हें मना करते हुए कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शी-हाओ ये कहता है, सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो शी-हाओ एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तो आखिर वो किसी इतने पावरफुल वॉर गॉड को कैसे ना कह सकता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिस वैंगशी भी हैरान हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गाइस मेरा थोड़ा गला खराब है, इसी वजह से आज वीडियो लेट आई है और तुम्हें साउंड से पता चल ही रहा होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है ना। एंड गाइस जेड डायनेस्टी के सीजन 3 के एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, तो एक बार जाके उन्हें भी चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुमने
मैंने अब तक नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।